नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज आप पढ़ेंगे, हम आपको पढ़ाने वाले हैं पेपर फर्स्ट कक्षा 12 फिजिक्स में। तो प्यारे बच्चों, पेपर 1 में आपको 35 अंक मिलेंगे। टोटल 70 अंक का आपका पेपर आता है। तो पहले पेपर में, फर्स्ट पेपर में आपको 35 अंक के लिए पेपर मिलेगा और उसमें 12 चैप्टर हैं। पहले पेपर में, फर्स्ट पेपर में आपके 12 चैप्टर हैं। उस 12 चैप्टर में पहली यूनिट में देखिए 4 चैप्टर है। पहली यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं आप जान लें। पहला अध्याय आपको मिलेगा कूलाम का नियम। ठीक है, पहला अध्याय कूलाम का नियम मिलेगा। उसके बाद आपको दूसरा हम पढ़ाएंगे वैद्युत क्षेत्र पढ़ाएंगे तथा विभव पढ़ाएंगे। ठीक, फिर आपको पढ़ाएंगे गॉस की प्रमेय। क्या पढ़ेंगे आप? गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे। गॉस की प्रमेय के बाद बच्चों आप पढ़ेंगे जो है संधारित्र। तो ये 4 चैप्टर आपको पहली यूनिट में पढ़ना है। अब इस 4 चैप्टर को जो है आपको बेहतर तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि शुरुआत में अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो आपकी आगे की चीजें अपने आप जो है सुदृढ़ होती चली जाएंगी। तो प्यारे मित्रों, आप सबसे पहले सीखोगे इकाई 1 में स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की सबसे पहले आप जान लें क्या है। स्थिर का मतलब जो स्थिर हो, वैद्युतिकी का मतलब जिसमें आवेश हो। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों की बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ये आपकी जो है पहली परिभाषा है, इसे आप याद रखेंगे। प्यारे मित्रों देखो, जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो पढ़ने में जोर आता है, पढ़ने का मन नहीं करेगा आपको ऑनलाइन। लेकिन यकीन मानिए, यही चीजें जब आप समय दोगे अपने जीवन में, भाई कुछ करना है तो थोड़ा सा आपको कष्ट भी झेलना पड़ेगा। तो प्यारे मित्रों, आप सभी जो है जब तक क्लास चले तब तक उसको देखिए, धैर्य से देखिए, क्योंकि जो साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट होते हैं कभी कभी आपको लगता है कि जो है बोर हो रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करना आप न छोड़ें। चलिए, तो प्यारे बच्चों, इकाई 1 में आपने सीखा कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब स्थिर वैद्युतिकी में सबसे पहले हमें क्या सीखना है? सबसे पहले हमें कूलाम का नियम सीखना है। ठीक है, तो पहला हम लोग जो है चैप्टर यहाँ पढ़ते हैं। पहला चैप्टर अध्याय 1। ठीक है, आइए, तो अध्याय 1 हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। अध्याय 1 में हमने क्या बताया आपको? क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम पढ़ेंगे। सीधे सीधे हम आपको चैप्टर से जोड़ते हैं। कूलाम का नियम, यहाँ पर आपको सारी चीजें देखो, कूलाम्स रूल आप पढ़ेंगे। ठीक है, कूलाम्स रूल आप पढ़ने वाले हैं। सारी चीजें आपको एकदम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का कंटेंट आपको मिलेगा। एनसीईआरटी के अलावा आपको जो है एक्स्ट्रा चीजें भी बताई जाएंगी, लेकिन एनसीईआरटी पर हमारा पूरा फोकस रहेगा, जिससे आपका जो है
सिलेबस बेहतरीन तरीके से तैयार हो सके और हम आपको बेहतर से बेहतरीन बना सकें। आइए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे बच्चों, आवेशन किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशन किसे कहते हैं। ठीक है, आइए सीखिए। कूलाम्ब रूल में आवेशन क्या है। देखो, जैसे आप अपना हाथ रगड़िए तो आपको गर्माहट महसूस होती है, इसे आप आवेशन कह सकते हो। ठीक है, तो जब दो चीजों को आपस में रगड़ा जाता है, देखो जब दो चीजों को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे दो मान लो यहाँ पर मानते हैं ये दो पदार्थ, दो गोले हैं, ये गोला ए है आपका और ये गोला बी है। ठीक है, अब ठीक है, अब इन दोनों को आपस में रगड़ दिया जाए। इन दोनों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे पे चले जाते हैं। हमने क्या बताया आपको कि जब दो वस्तुओं को, ठीक है, आप नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, इसे ही आवेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे, इस घटना को आप क्या कहोगे? आवेशन कहोगे। अब ऐसा होता क्यों है ये भी जानेंगे। हाँ देखो, हमने कहा कि जब दो वस्तुओं को ए और बी को आपस में रगड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल करके दूसरे में चले जाएंगे। हाँ, एक वस्तु से निकलकर दूसरे में चले जाएंगे। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋणावेश आ जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना क्या हो जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। और जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के गए हैं उतनी बार क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी आपको हम समझाते हैं। ये धनावेश हुआ और ये ऋणावेश हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और इस पर निगेटिव चार्ज हो गया। अच्छा, पॉजिटिव और निगेटिव होता कैसे है? आप मान लो देने वाला हमेशा धनी होता है। थोड़ा सा एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आप किसी से कर्ज ले लिए, 1000 रुपये आप किसी से कर्ज ले लिए, आपने लिया है तो आप ऋणी हैं और जिसने दिया है वो, उसके पास धन था, वो धनी है। तो देने वाला हमेशा धनी होता है और लेने वाला हमेशा ऋणी होता है। तो इसी से जोड़ के आप याद रखेंगे, जिस वक्त इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज धनावेश और जो लेता है उस पर ऋणावेश आता है, निगेटिव चार्ज। बच्चों अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकलते कैसे हैं ये भी आपको सीखना है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, नोट्स आप बनाते चलेंगे। देखिए अभी देखो, इलेक्ट्रॉन सदैव बाह्य कक्षा से निकलते हैं। आप याद रखिए, जैसे एक मिनट, जैसे मान लो कि ये आपका कोई पदार्थ है, आप सभी जानते हैं कि हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होता है। हर पदार्थ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसे तो आप सभी जानते हैं। थोड़ा सा कुछ कलर अगर ना दिखे तो आप मैनेज कर सकते हैं, हम आपको एक चीज बताएंगे। देखो ये आप जानते हैं, यह हर पदार्थ में एक नाभिक होता है। हर पदार्थ में क्या होता है? एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस तरह से, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इसमें भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो जब दो वस्तु को एक वस्तु और इसके पास लाई जाए और रगड़ा जाए, यहाँ मान लो एक वस्तु और है, ठीक है, एक वस्तु और है, अब इन दोनों को रगड़ा जाता है। अब जब रगड़ा जाएगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। जब आपस में रगड़ा जाएगा तो y कक्षा के इलेक्ट्रॉन, y कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी कक्षा छोड़ करके चला जाता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो y कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जब अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है तो अपनी कक्षा छोड़ करके चला जाता है दूसरी वस्तु पर, ठीक है। अच्छा, एक उदाहरण देते हैं। मान लो कि एक कक्षा है और पूरी कक्षा भरी हुई है, तो कुछ बच्चे आगे बैठे हैं, कुछ बच्चे बीच में बैठे हैं, कुछ बच्चे पीछे बैठे हैं। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और सबको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, लेकिन बाहर दरवाजे के बाहर से आवाज आई, बचाओ बचाओ। तो दो लोग उठ के चले गए, हम इधर पढ़ा रहे थे। तो क्या हुआ, जब बाहर से उनको ऊर्जा मिल गई तो बाहर के इलेक्ट्रॉन, जो बच्चे पीछे बैठे हैं उनको हम मान लेते हैं कि वो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अगर अतिरिक्त ऊर्जा दे दी जाए, ऐसी ऊर्जा दे दी जाए, इसको अगर अतिरिक्त ऊर्जा दे दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़ करके चले जाते हैं। अतिरिक्त ऊर्जा का मतलब रगड़ने पर, रगड़ेंगे आप तो अतिरिक्त ऊर्जा आ जाएगी, और अतिरिक्त ऊर्जा आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर चला जाएगा। तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे मान लो कि ये आपका पदार्थ है, यहाँ नाभिक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इसको रगड़ा जाएगा, इसको अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी, अतिरिक्त ऊर्जा रगड़ने पर जैसे ही मिलेगी, क्या होगा कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ करके चले जाएंगे। अच्छा, अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन इसी से निकल रहे हैं, इसमें से क्यों नहीं निकल रहे हैं, ये भी सोचना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इसी वक्त से निकल के इसमें गए, इसमें से भी तो निकल के आ सकते हैं। तो इसका एक नियम और है, उसको हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसका एक नियम और है, उसे हम आपको बताते हैं। देखो, हाँ, इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी वस्तु से निकलते हैं, यहां पर आपको पढ़ना है। देखो, स्टार बना के कि इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी वस्तु से निकलते हैं, उसी वस्तु से निकलते हैं जिसका कार्यफलन कम होता है। जिसका कार्यफलन, जिस वस्तु का कार्यफलन क्या होगा, कार्यफलन कम होता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी वस्तु से निकलेंगे जिसका कार्यफलन कम होगा। अब कार्यफलन क्या है, ये भी आप ध्यान दीजिए। देखो, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे दो वस्तु है, इसको आपस में रगड़ दिया जाए, यहाँ पर इसका नाभिक है, इसको आपस में रगड़ दिया जाए, तो रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें गए, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इस वाले में गए, ए से निकल के बी में गए, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका कार्यफलन कम होता है। अब कार्यफलन क्या है, ये भी ध्यान दो कि कार्यफलन, ध्यान दो, नोट्स बनाते चलिए, वर्क फंक्शन कि वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे किसी वस्तु को देने पर, जिसे किसी वस्तु को देने पर, वस्तु को देने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। देखो बच्चों, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में सब कुछ आएगा। देखो,
धनी कौन बनता है? जिसके पास थोड़ा सा धन हो जाता है। जैसे आपने बैंक में थोड़ा सा पैसा रख लिया तो उसमें ब्याज बढ़ने लगता है। आप पहले चैप्टर के 2-4 हेडिंग याद कर लीजिए। जब आपके माइंड में फिजिक्स के कुछ मैटर हो जाएंगे तो उसमें ब्याज बढ़ने लगेगा। हमारा मतलब ये है कि जब आपको थोड़ा सा आने लगेगा तो उसी ज्ञान में वृद्धि होती है, आपका ज्ञान भी बढ़ने लगेगा। तो बच्चों शुरुआत में आपको थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है हमारे साथ, ठीक है। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे किसी वस्तु को देने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। तो उसे कार्यफलन कहते हैं। तो न्यूनतम ऊर्जा का मतलब रगड़ेंगे तो इसको रगड़ने पर, रगड़ने पर देखो, रगड़ने पर क्या मिलेगी? रगड़ने पर अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी इसको, अतिरिक्त ऊर्जा। अब रगड़ तो दोनों रहे हैं, इसको भी रगड़ रहे हैं, इसको भी रगड़ रहे हैं, अतिरिक्त ऊर्जा इसको भी मिल रही है, इसको भी मिल रही है। लेकिन जिसका कार्यफलन कम होगा, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी उत्सर्जित होंगे, यहां हमने कहा कि वह न्यूनतम ऊर्जा, देखो हमने कहा आपसे कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे किसी वस्तु को देने पर, देखो अगर इसका कार्यफलन कम होगा तो इससे जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकल के इस ए से निकल के बी में चला जाएगा, और बी का कार्यफलन कम होगा तो बी से इलेक्ट्रॉन निकल करके ए पे आ जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा किस वस्तु से निकलेंगे? जिसका कार्यफलन कम होगा, मतलब जिसको कम ऊर्जा की जरूरत होगी। देखो कार्यफलन क्या है? न्यूनतम ऊर्जा है। कार्यफलन क्या है? न्यूनतम ऊर्जा है जिसे किसी वस्तु को देने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। न्यूनतम ऊर्जा मतलब जिसको कम ऊर्जा की जरूरत होगी। अगर इसको कम ऊर्जा की जरूरत है, अगर इसको कम ऊर्जा की जरूरत है तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, और अगर इसको कम ऊर्जा की जरूरत है, मान लो इसको कम ऊर्जा की जरूरत है, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें से निकलेंगे, ठीक है। चलो, तो ये बात हुई। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किस वस्तु से निकलते हैं? जिसका कार्यफलन कम होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी वस्तु से निकलते हैं जिसका कार्यफलन कम होता है, ठीक। आइए, तो आपने कार्यफलन सीख लिया। अब कार्यफलन के बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आप इसे नोट करते रहिए। आवेशन की बात हो गई, तो अब यहां पर ध्यान दो, अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देखो यदि किसी वस्तु इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, चलो इसको ब्लैक कर लेते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकलेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या होगा? देखो भाई, जैसे मान लो ये दो वस्तु है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए 10 इलेक्ट्रॉन, मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये ऋण हो गया ए और ये बी। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मान लो ए से निकल के बी में गए, तो जैसे मान लो कि एक कमरा है उसमें 10 लोग हैं और 3 लोग चले गए, तो 3 लोगों का द्रव्यमान भी चला गया उनके साथ, उनका वजन भी तो चला गया। तो अगर इसमें से 5 लोग निकल के इसमें गए तो 5 लोग क्या करेंगे? अपना वजन भी तो लेके जाएंगे यहाँ से, तो इसका वजन ए से निकलेगा तो ए का वजन कम हो जाएगा, और बी पे जाएंगे तो बी का वजन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो देखो यदि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसमें से निकलेंगे उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, तो द्रव्यमान में कमी आ जाएगी, द्रव्यमान में कमी होगी, और कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश आएगा। तो आप ध्यान रखिए, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका द्रव्यमान क्या होगा? कम हो जाएगा, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो धनावेश है। तो आपको बता दिया जाए कि एक पदार्थ की प्रकृति धनावेशित है। क्या कहा हमने? एक पदार्थ की प्रकृति धनावेशित है, तो उसके द्रव्यमान में कमी हुई है कि वृद्धि हुई है? तो क्या बताएंगे? अगर धनावेशित वस्तु है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकले हुए हैं, इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, इसका मतलब द्रव्यमान कम हुआ है। भाई निकल गए, जब निकल गए तो द्रव्यमान में क्या हुई? कमी हो गई। यहाँ में लिख दिया, यदि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो द्रव्यमान में कमी आती है और धनावेश होता है, ठीक है। बस सेम इसी का उल्टा, यदि इलेक्ट्रॉन
यदि इलेक्ट्रॉन आते हैं किसी वस्तु पर, इलेक्ट्रॉन आते हैं तो द्रव्यमान में वृद्धि होती है। क्या होता है? द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि होती है। ठीक, द्रव्यमान में वृद्धि होगी तो कौन सा आवेश होगा? ऋणावेश होगा, ऋणावेश। ठीक, चलो यहाँ पर आइए, द्रव्यमान में वृद्धि हुई तो कौन सा आवेश आ गया? ऋणावेश। बराबर, कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे तो द्रव्यमान में कमी और धनावेश, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो द्रव्यमान में वृद्धि और ऋणावेश। तो इतनी बात ही आप इसे नोट भी करते रहें। ठीक है, जहां दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा और फिर आपसे बात होगी। तो आप ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? अच्छा, द्रव्यमान की चर्चा हुई है, द्रव्यमान पहले जान लो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ये कुछ नियतांक है बच्चों, इसे याद कर लेना। उसके बाद जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम। तो बच्चों ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद प्रोटॉन का द्रव्यमान, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ध्यान दीजिए, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद है प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, देखो -33 है, ऋण में रहता है, कम रहता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है। इसे आप याद रखिए बच्चों। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश। ठीक है, आइए, जहां दिक्कत हो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हमारे आप नंबर पे आपको मिल जाएगी जो है, देखो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप बाद में भी नोट्स बना सकते हैं। जो बच्चे इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं, आप अपना नाम, ठीक है, आप अपना नाम, कक्षा और जिले का नाम लिख करके आप जो है 70 80 72 39 24 पर 70 80 72 7080723924 पर आप अपना नाम, कक्षा और जिला का नाम लिख करके भेज देंगे, तब आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा तुरंत। आपको जो भी क्लास हुई रहेगी पीडीएफ मिल जाएगा। इस चैनल पर आपकी कक्षा जो है 9, 10, 11 और 12 के सभी विषय, 11 और 12 के सभी विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे आगे। प्यारे बच्चों, अब आप पढ़ेंगे आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, आइए आवेश सीखते हैं। आवेश किसे कहते हैं? चार्ज। आज पहली क्लास है इसलिए ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन यकीन मानिए जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो लास्ट में आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा कि आप परीक्षा का इंतजार करेंगे। आइए, आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं घटित होती हैं, तो उसे आवेश कहते हैं।
ठीक है, उसे क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, आवेश कहते हैं। चलिए, तो आवेश किसे कहते हैं बच्चों, किसी पदार्थ की आवाह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं घटती हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, आवेश मूल राशि है। आवेश कैसे है, आवेश पहले यहां देखें, आवेश अदिश राशि है, मूल राशि नहीं, अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। हाँ, इसे Q से लिखते हैं, इसे Q से लिखते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है। देखो इसकी बीमा निकालो, बीमा बच्चों देखो, Q बराबर कूलाम का सूत्र होता है I/T। I मतलब धारा, धारा की बीमा एम्पियर, ए होती है एम्पियर। देखो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और एम्पियर की बीमा क्या होती है, ए होती है। ठीक है, एम्पियर की बीमा ए होती है। और समय की मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, और सेकेंड की बीमा क्या होती है, टी होती है। ठीक, ये बीमा। तो बच्चों यहाँ पर ए और टी, लेकिन इसको लिखते हैं टी ए, इस तरह से। तो आवेश की बीमा टी ए हो गई। चलो इसको उल्टा देते हैं, जरूरी चीजें ही लिखा करिए आप बच्चों। तो किसी पदार्थ का आवागमन जिसके कारण उसमें वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं घटती हैं, उसे आवेश कहते हैं। आवेश अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है, बीमा एटी होती है। ऐसे याद करेंगे। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं बच्चों। देखो आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार देखिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, धनावेश। सबसे पहले धनावेश और फिर ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। आइए, तो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आवेश दो प्रकार के हो गए, धनावेश और ऋणावेश। ठीक, धनावेश कब आता है, अभी आपको बताए थे, इलेक्ट्रॉन निकलने पर। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो धनावेश आता है। इलेक्ट्रॉन निकलने पर। और ऋणावेश कब आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स चल रही है आपके सामने। ठीक है, अब हम जो है, तो आज की कक्षा जो है आपने सीखा प्यारे बच्चों, आप पढ़ रहे थे कक्षा 12 की फिजिक्स, पहला अध्याय स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में आपने सीखा सबसे पहले आवेशन। आवेशन में आपने सीखा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक ओर से निकलकर दूसरे में चले जाते हैं। इस घटना को आवेशन कहते हैं। आवेश हमेशा उसी वस्तु से निकलते हैं जिसका कार्यफलन कम होता है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो धनावेश, और जिस पर निकल के जाएंगे वो ऋणावेश होगा। जब धनावेश आता है तो द्रव्यमान में कमी हो जाती है, और ऋणावेश आता है तो द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। और उसके बाद आपने पढ़ा था आवेश किसे कहते हैं। आवेश किसी पदार्थ का आवागमन के कारण वस्तु में वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव की घटनाएं घटती हैं तो उसे आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी, आगे भी पसंद आएगी। प्यारे बच्चों ध्यान दो, ऑनलाइन में क्या है ना कि
मेहनत आपको करना है, मार्गदर्शन हमारा रहेगा। लेकिन अभी आपकी शुरुआत है, आप शुरुआत करो, हमारे साथ लगो, यकीन मानो, आप विश्वास के साथ जब लगे रहेंगे, विश्वास ही सब कुछ है, विश्वास के साथ लगे रहेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। आप बेहतर हैं, हम जानते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप बेहतरीन भी हों। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगले दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।